हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिव्यांश एकेडमी। मैं हूं दिव्यांश पांडे और आज हम वेस्ट बंगाल फिजिकल साइंस के क्लास 10 के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया। सो आज मैं पार्ट 2 को बताने वाला हूं और हम इसमें ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएमएफ पढ़ेंगे और ओहम्स लॉ को भी डीलिस्टिंग चैप्टर पार्ट्स में करेंगे। सो आप अंत तक बने रहें। नाउ आई विल स्टार्ट इट राइट नाउ। ओके, सबसे पहले बात आता है कि ईएमएफ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ कि व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ वो होता है, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि बैटरी में कितनी कैसे चार्ज को भेज रहा है। एक बैटरी में कितने चार्ज को भेज रहा है उसको ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जैसे कि पंप हो गया आपका, तो वो कैसे पानी को किस गति से भेज रहा है उसी को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में तुम समझ सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तुमको बताया। मैं इसका डिफिनेशन भी लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले। तो डिफिनेशन में लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। टोटल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम ही होता है कि कितने ताकत किस गति से बैटरी के अंदर उस करंट को भेजना चाहिए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इसका यूनिट होता है वोल्ट। यूनिट इज वोल्ट, राइट डाउन इट। ओके, सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस पे, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। मैं वो बता देता हूँ आप लोग को। सो characteristics of electromagnetic force, so depend, किन चीजों पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। जैसा मटेरियल होगा उस टाइप से करंट को फ्लो कराएगा। तो मैं पहला लिख सकता हूँ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, या फिर वायर मैं बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रोड्स बेसिकली करंट को फ्लो कराने में ज्यादा यूजफुल होता है। सो मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में द इलेक्ट्रोलाइट, the electrolyte which is used in the cell, the electrolyte which is used in the cell, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड होता है सेल में, जितना ज्यादा या फिर जितना बेटर इलेक्ट्रोलाइट या फिर मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड रहेगा, करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतनी तेज से फेंक पाएगा। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। ये डिपेंड क्वांटिटी करता है, कुछ क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होता है। बस और फिर इंडिपेंडेंट में भी लिख सकते हो तुम, द स्लोप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द स्लोप ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच मीन्स जैसा स्लोप से करंट को भेजा जाएगा। ओके, वेरी गुड, राइट इट। वेरी गुड। ओके, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस। अभी रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का सीधा मतलब होता है अपोज करना, किसी चीज को रोकना। जब एक वायर में करंट ज्यादा तेज से फैलता रहता है या फिर चलता रहता है तो उसे रेसिस्टेंस रोकता है और अपोज करता है। ये रेसिस्टेंस
एज यू कैन थिंक एक फ्रिक्शन का काम करता है। जैसे फ्रिक्शन किसी भी चीज़ों को अपोज करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस एक वायर को अपोज करता है। आई एम टेलिंग यू, अगर पतला वायर है इट मीन्स, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट रेसिस्टेंस का डिफिनेशन सुन लो। रेसिस्टेंस इज द फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट में जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, वो अपने चलते हुए करंट को अपोज करता है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम, तो उसको हम ओम्स को ऐसे दर्शाते हैं। आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू। ओके, ऐसे दिखाते हैं इसको ओम्स को। एंड 1 ओम होता है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, मतलब कि 1 एम्पियर करंट को डेवलप करने के लिए 1 वोल्ट चार्ज का लगना चाहिए। तो जब मैं इसको यूनिट में करता हूं तो 1 एम्पियर एंड वोल्ट। वाई इज -1 बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म्स होता है, तो इसलिए 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। और रेसिस्टेंस दो फैक्टर्स में काम करता है। बीच में ठीक, अगर मेरा पतला वायर, मैं लिख देता हूं thin wire, it means more resistance, and thick wire means less resistance। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे पतला पाइप है तो उसमें पानी कम निकलता है, लेकिन अगर मोटा पाइप है उसमें पानी ज्यादा। विच मीन्स थिन वायर मोर रेसिस्टेंस, थिक वायर लेस रेसिस्टेंस। ओके, रेसिस्टेंस का सीधा मतलब होता है कि किसी भी चीज को रोकना, अपोज करना। राइट, राइट इट डाउन। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, सो लिखो फिर मैं बताता हूं। ओके, क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि व्हाट आर द फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आंसर में आप लोग लिख सकते हैं फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर। दूसरा है एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर एंड टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर। टेम्परेचर ऑफ द, यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यू कैन राइट इट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस को हमेशा आर से डिनोट करते हैं, यू मस्ट हैव टू नो दैट। रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। ओके, यस। और जो मेरा फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। तो मैं लिख सकता हूं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। कब? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो मैं क्या कर सकता हूं, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर। उसके बाद रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैं लिख सकता हूं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं इसको ए से डिनोट कर दे रहा हूं। कब? जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, तो ये जब दोनों कांस्टेंट रहेंगे।
वेरी गुड। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। वेरी गुड, राइट इट। और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहता है। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कब? जब मेटालिक वायर होगा, जब वायर मेटल का होगा, मेटालिक वायर। और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब? जब नॉन मेटालिक होगा। डू इट राइट नाउ, अंडरस्टैंड? वेरी गुड। ओके, लिख लिए? लिख लो। इसके बाद मैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूं, ओम्स लॉ। ओके, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। This is one of the most important topic in electricity chapter, and in your exam point of view, this is really very important, and you must have to remember the definition which is given by me, and I am telling you what I have tried here. At constant temperature and other physical condition, the current flowing throughout a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor. मतलब कि ओम्स लॉ ने बोला कि भी जब बढ़ेगा, मतलब कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, करंट जब बढ़ेगा तभी वोल्टेज बढ़ेगा। इनका कहना था कि जब करंट बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, मैं आपको लिखवाता हूं कि भी प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा तो v इक्वल टू के आई हो जाएगा। व्हाट इज के? के इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, के इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। और के जब आई, तभी आई जब बढ़ेगा तो के कम होगा। रिमेंबर इट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई जब बढ़ेगा तो के घटेगा। इट मींस दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं जहां पे अपोजिशन फोर्स लगते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। रेजिस्टेंस को मैं आर से डिनोट करता हूं। इट मींस कि मैं भी आर, के को रिप्लेस करके मैं वहां पे आर लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब आई बढ़ेगा तो के घटेगा। ओके, सो बी इज इक्वल टू आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। मैं इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आने वाले वीडियोस में, सो राइट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस से मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि सेल के अंदर का बात हो रहा है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस वो होता है जो सेल के अंदर रह के कुछ वोल्टेज को अपने आप में लेके उसे बर्बाद कर दे। ऐसा समझो कि कुछ जब करंट फ्लो होता है तो कुछ करंट इंटरनल रेसिस्टेंस अपने में लेके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि खपत हुआ जो करंट होता है उसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्यों इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसा करता है? और जब ये होता है, जब ये प्रोसेस इंटरनल रेसिस्टेंस हमारे वायर में होता है या फिर किसी भी घर या लाइट में, तो उनको वोल्टेज कम मिलता है, राइट। इसका भी यूनिट्स होता है वोल्ट। तो मैंने डिफिनेशन लिखा दिया है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट inside the cell, remember it, inside the cell to the flow of current is called internal resistance of the cell। जब करंट बहता है तो कुछ वोल्टेज या फिर कुछ करंट को इंटरनल रेसिस्टेंस अपने में लेके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। इट इज द यूनिट इज, इसका यूनिट भी होता है, यूनिट इज ओम, यूनिट भी ओम होता है। ओके, फॉर्मूला भी सेम ही होता है, v इक्वल टू आई आर, बिकॉज ओम है। मैंने इसको डिराइव किया अभी, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसकी प्रोपोर्शनली अटैक मुझे किया आया था, मैंने बताया अभी, तो यू कैन डू इट राइट नाउ। ओके, सो वेरी गुड। So almost within 50 minutes, I covered a lots of topic, and I hope you guys are understand very well. If you like and if you love my videos, so please, I will not tell you to do anything. Anyway, understand. I hope you understand it all, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक
बाय बाय।